नमस्कार दोस्तों, मैं जयनाथ झा स्टडी विद जय 91 से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, कलचुरी राजवंश साम्राज्य का इतिहास। देखिए, बात करें अगर कलचुरी राजवंश की तो कलचुरी कहा जाए राजवंश की तो यह कलचुरी प्राचीन भारत की विख्यात राजवंश था। प्राचीन भारत का विख्यात राजवंश था। कलचुरी वंश की स्थापना कोल्लम प्रथम ने लगभग 845 ईसा पूर्व में की थी। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। कोक्कल कहा जाए तो कोक्कल ने प्रतिहार शासक भोज और उनके सामंतों को युद्ध में हराया था। उसने तुरुस्क वंग और कोंकण पर भी अधिकार कर लिया था। कोक्कल के 18 पुत्रों में से उनका बड़ा पुत्र शंकरगण अगला कलचुरी शासक बना। कर्णदेव ने 1060 ईस्वी में लगभग मालवा के राजा भोज को पराजित कर दिया, लेकिन बाद में कीर्तिवर्मा चंडेल ने उसे हरा दिया। इससे कलचुरियों की शक्ति छिन्न हो गई और 1100 से 81 तक अज्ञात कारणों से इस वंश का पतन हो गया। कलचुरी शासक कहा जाए तो कलचुरी शासक त्रैकुटक संवत का प्रयोग करते थे, जो कि 248 से 249 ईस्वी तक 248 या 248-49 ईस्वी में प्रचलित हुआ था। कलचुरी राजवंश के शासक के बाद की बात अगर की जाए तो कोक्कल प्रथम जो थे, जो 875 से 925 ईस्वी तक थे, उनके बारे में कहा जाए तो कोक्कल प्रथम जो है कलचुरी वंश का संस्थापक था और प्रथम ऐतिहासिक शासक था, जिसने राष्ट्रकूटों को और चंदेलों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए। प्रतिहारों के साथ कोक्कलम प्रथम का मैत्री संबंध था। इस प्रकार उसने अपने समय में शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रता और विवाह द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया, बहुत मजबूत किया। कोक्कलम प्रथम अपने समय के प्रसिद्ध योद्धाओं और विजेताओं में से एक थे। अब बात करें गांगेय देव की तो गांगेय देव लगभग 1019 ईस्वी में त्रिपुरी के राज सिंहासन पर बैठे थे। गांगेय देव को अपने सैन्य प्रयत्नों में विफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन उसने कई विजय प्राप्त किए और अपने राज्य का विस्तार करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। उसके अभिलेखों में कहा जाएगा तो अतिरंजनापूर्ण विवरणों को न स्वीकार करने पर भी यह माना गया है कि गांगेय देव ने कीर देश अथवा कांगड़ा घाटी तक उत्तर भारत में आक्रमण किए और पूर्व में बनारस और प्रयाग तक अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। प्रयाग और वाराणसी में से और आगे वह पूर्व भी बढ़े। आगे अपनी सेना लेकर वह सफलतापूर्वक पूर्वी समुद्र तट तक पहुंच गया और उड़ीसा को विजित किया। अपनी इस विजयों के कारण उसने विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण किया। उसने पालों के बल की अवहेलना करते हुए अंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसे सफलता प्राप्त हुई। यह संभव है कि गांगेय देव ने कुछ समय तक मिथिला, जो कि कह सकते उत्तर बिहार पर भी अपना अधिकार जमाए रखा था। अब बात करें लक्ष्मीकर्ण की तो गांगेय देव के उपरांत उसका प्रतापी पुत्र लक्ष्मीकर्ण अथवा कर्णराज सिंहासन पर बैठा। लक्ष्मीपुत्र कहें या कहें कर्णराज, जो कि सिंहासन पर बैठा लक्ष्मीपुत्र। वह अपने पिता की भांति एक वीर सैनिक और सहस्त्र युद्धों का विजेता था। उसने काफी विस्तृत और महत्वपूर्ण विजयों द्वारा कलचुरी शक्ति का विकास किया। कल्याणी और अनहिलवाड़ के शासकों से सहायता प्राप्त कर लक्ष्मीकर्ण ने परमार राजा भोज को परास्त कर दिया। उसने चंदेलों और पालों पर विजय प्राप्त की। उसके अभिलेख बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि इन भागों पर उसका अधिकार था। लक्ष्मीकर्ण का राज्य गुजरात से लेकर बंगाल और गंगा से महानदी तक फैला हुआ था। उसने कलिंगापति की उपाधि ली।
अब बात किया जाए, अगर यशकर्ण की बात किया जाए तो यशकर्ण सन 1703 में लगभग त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठा था। उसने वेंगी राज्य और उत्तरी बिहार तक धावा बोला था, मतलब आक्रमण करने के लिए गया था। उसके पिता के अंतिम दिनों में उसके राज्य की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी और इसी डवाडोल स्थिति में उसने राज्य कहा जाए तो राज्य नाशन पर कहा जाए तो पैर धारा था, रखा हुआ था। लेकिन अपने राज्य की इस गड़बड़ स्थिति पर का विचार न करते हुए यशकर्ण ने अपने पिता और पितामह की भांति सैन्य विजय क्रम जारी रखा। पहले तो उसे कुछ सफलता मिली, लेकिन शीघ्र ही उनका राज्य स्वयं अनेक आक्रमणों का बिंदु बन गया। उसके पिता और पितामह की आक्रामकता, साम्राज्यवादी नीति से जिन राज्यों को क्षति पहुंची थी वे सब प्रतिहार लेने पर विचार करने लगे थे, उनसे युद्ध करने के लिए विचार करने लगे। दक्कन के चालुक्यों ने उनके राज्य पर हमला बोल दिया और अपने हमले में वह सफल भी रहे थे, दक्कन के चालुक्यों ने जो हमला किया था। और कहा जाए तो गहरवालों के उदय ने गंगा के मैदान में उसकी स्थिति पर विपरीत प्रभाव डाला। चंदेलों ने भी उसकी शक्ति को सफलतापूर्वक खुली चुनौती दी। परमारों ने यशकर्ण की राजधानी को खूब लूटा खसोटा। इन सब पराजयों ने उनकी शक्ति को झकझोर कर दिया, खत्म कर दिया। उसके हाथों में प्रयाग और वाराणसी के नगर उसके हाथों से निकल गए थे और कहा जाए तो उसके वंश का गौरव जो है खत्म हो गया। बहुत उसके राज्य का उसका जो गौरव था उसके वंश का सो छिन्न भिन्न हो गया। यशकर्ण के उत्तराधिकारी और कलचुरी वंश का पतन। अब बात किया जाए अगर यशकर्ण के उपरांत उसका पुत्र जो है, यशकर्ण के उपरांत उसका पुत्र गयाकर्ण सिंहासनारूढ़ हुआ, लेकिन वह अपने पिता के शासनकाल में प्रारंभ होने वाली अपने वंश की राजनीतिक अनुमति को वह रोक नहीं सका। उसके शासनकाल में रत्नपुरी और कलचुरी शाखा दक्षिण कौशल में स्वतंत्र हो गई। गयाकर्ण ने मालवा नरेश उदयादित्य की पौत्री से विवाह किया था। इसका नाम अल्हना देवी था। गयाकर्ण की मृत्यु के बाद अल्हना देवी ने भेर घाट में द्वैधनाथ के मंदिर और मठ का पुनर्निर्माण कराया। गयाकर्ण का अद्वितीय पुत्र जय सिंह कुछ प्रतापी था। उसने कुछ हद तक कहा जाए उसने कुछ हद तक अपने वंश के गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की। उसने सोलंकी नरेश कुमारपाल को पराजित किया। जय सिंह की मृत्यु 1175 और 1180 के बीच में हुई, जिसका कुछ अनुमान नहीं है। उसका पुत्र विजय सिंह कोक्कलम प्रथम के वंश का अंतिम नरेश था, जिसने त्रिपुरी पर राज्य किया। विजय सिंह को 1196 और 1200 के बीच में जैतुगी प्रथम ने, जो देवगिरी के यादव वंश का नरेश था, मार डाला और त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उन्मूलन कर दिया, शुरुआत कर दी। अब कलचुरी वंश के बारे में अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो कलचुरी की वंशावली किस नरेश से आरंभ होती है और उसके बारे में अनुमानित किसी नरेश से आरंभ होती है, और उसके बारे में अगर अनुमान किया जाता है तो वो कोक्कल देव से आरंभ होती है। कोक्कल देव के वंशज कलचुरी कहलाए। कलचुरी हृदयों की एक शाखा है। हैदों की एक शाखा है। हैद वंश ने रतनपुर और रायपुर में 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक शासन किया। कोक्कलम प्रतापी राजा था। कोक्कलम जो था वह प्रतापी राजा थे, पर उनके वंशजों में जो था जजल देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वे न सिर्फ महापराक्रमी राजा थे बल्कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी चेष्टा की थी। अब बात किया जाए जाजल देव प्रथम की अगर,
तो जाजल प्रथम ने अपनी प्रभुत्व आज के विदर्भ बंगाल जो है, बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तक स्थापित किया था। युद्धभूमि, यद्यपि उनका बहुत समय व्यतीत हुआ था, युद्धभूमि में बहुत समय उनका व्यतीत हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य भी करवाए थे उन्होंने। जो जजल देव थे उन्होंने निर्माण कार्य भी करवाए थे, तालाब खुदवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में सोने के सिक्के चलते थे, उसके नाम के सिक्के। ऐसा माना जाता है कि जाजल देव विद्या और कला में, कला का जो है वह प्रेमी था, वे आध्यात्मिक थे। जलल देव कहा जाए तो जलल देव के गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में कहा जाए तो गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में मृतहरि और गोपीचंद थे, जिनकी कथा आज भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। रतन देव के बारे में कहा जाता है कि वे एक नवीन राजधानी की स्थापना की, जिसका नाम रतनपुर रखा गया, और रतनपुर रखा गया, जो बाद में रतनपुर के नाम से जाना गया। रतन देव भी बहुत ही हिंसात्मक युद्धों में समय नष्ट की और विद्या और कला के प्रेमी थे, इसीलिए विद्वानों की कदर थी उन्हें। रतन देव अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और तालाब भी खुदवाए। पृथ्वी देव की बात की जाए तो पृथ्वी देव द्वितीय जो थे वो भी बहुत बड़े योद्धा थे और कला प्रेमी भी थे। उनके समय सोने और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। कलचुड़िया विद्वानों को प्रोत्साहन देकर उनका उत्साह बढ़ाया करते थे पृथ्वी देव जो थे। राजशेखर जैसे विख्यात कवि उस समय थे। राजशेखर जी की काव्य मीमांसा और कर्म मंजरी नाटक, और कहा जाए तो कर्पूर मंजरी नाटक बहुत प्रसिद्ध है। कलचुड़ियों के समय में विद्वान कवियों को राजाश्रय प्राप्त था, इसीलिए शायद वे दिल खोल कर कुछ नहीं लिख सकते थे। राजा जो कहते थे वही लिखा जाता था। कलचुरी शासकों में शैव धर्म को मानते थे। कलचुरी शासक शैव धर्म को मानते थे। उनका कुल शिव उपासक होने के कारण, उनका कुल जो था वह शिव का उपासक था, जिसके कारण उनका ताम्रपत्र हमेशा ओम नमः शिवाय से आरंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि कलचुरियों ने दूसरे के धर्म को कभी बाधा नहीं पहुंचाया, बाधा नहीं डाला, कभी उपेक्षा नहीं की। बौद्ध धर्म का प्रसार उनके शासनकाल में हुआ था। कलचुरियों ने अनेक मंदिर धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। वैष्णव धर्म के प्रचार रामानंद ने भारतवर्ष में किया वैष्णव धर्म का प्रचार, जिसका प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। बैरागी दल का गठन रामानंद ने किया, जिसका नारा था जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होए। अब कहा जाए तो हैदय वंश का, तो हैदय वंश के अंतिम काल के शासक में योग्यता और इच्छा शक्ति न होने के कारण हैदय वंश की दशा धीरे धीरे बिगड़ती चली गई, और अंत में सन 1741 ईस्वी में भोंसला सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कर हैदर शासक की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये जो था कलचुरी राजवंश का कुछ इतिहास था और उनके राजा थे जिनके बारे में मैंने बताया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।